मध्य उच्च प्रदेश कहा हुआ था, इसको मैंने इसका नाम भूल गया कभी। मध्य उच्च प्रदेश। मेनली मध्य प्रदेश को 3 पार्टों में बांटा गया है ना। और आप जान लेंगे मध्य उच्च प्रदेश को भी 5 भागों में बांटा गया है, तो वो 5 भाग अपन कर लेते हैं इस तरीके से डिवाइडेशन करके, ऐसे करके ऐसे ले जाना है आपको। ये हो जाएगा पहला पार्ट, मध्य भारत का पठार। और यहाँ थोड़ा 1 नंबर इंडिकेशन कर देंगे कि ऐसा चला हुआ है मध्य भारत का पठार, है ना। उसके बाद हम लोग ले लेंगे यहाँ से इस तरीके से बुंदेलखंड का पठार। डायग्राम बिल्कुल सही बनाना है ना, बुंदेलखंड का पठार। डायग्राम सभी को बनाना है क्योंकि इसमें हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं, है ना। चोटियाँ, सारी ऊंची चोटियाँ, पर्वत, पहाड़, श्रेणियाँ, नदियाँ, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इससे। और यहाँ से हम लोग यदि लें इस तरीके से कैलकुलेशन यहाँ तक ऐसे करें तो ये हो जाएगा मालवा का पठार, ठीक है। कौन सा पठार? मालवा का पठार, ठीक है। तो यहाँ हमें लिखना चाहिए था मध्य भारत का पठार, मध्य भारत लिखना था यहाँ पे आपको, है ना। एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा और आज ही क्लियर हो जाएगा वो क्वेश्चन। मध्य भारत का पठार, दूसरा हम लोग लेंगे तो भाई दूसरा हो जाएगा क्या? मालवा का पठार। तीसरा हो जाएगा भाई बुंदेलखंड का पठार। हाँ, मध्य उच्च प्रदेश में 5 भागों में डिवाइडेशन किया है मध्य उच्च प्रदेश का, ठीक है ना। तो मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, सतपुड़ा मेघाल पर्वत श्रेणी और नर्मदा सोन घाटी। तो ये तो अलग हो जाएगा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, नर्मदा सोन घाटी को रख लेते हैं, नर्मदा सोन घाटी, है ना। यहाँ से ऐसे मिलेगी आपको। उसको थोड़ा यहाँ छोड़ देंगे तो ऐसे रीवा पन्ना का पठार, यहाँ पर रीवा पन्ना का पठार ले लेंगे तो हो जाएगा रीवा पन्ना का पठार। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें रीवा पन्ना का पठार। और सबसे लास्ट हमें मिल जाएगा नर्मदा सोन घाटी। और यहाँ हम लोग ले लेंगे कौन सा? पूर्वी पठार, जिसको आप कहेंगे बघेलखंड का पठार। पूर्वी पठार का हिस्सा है, पूर्वी पठार। सोन घाटी हो गई। नर्मदा सोन घाटी। और ये जगह है आपका भी सतपुड़ा मेघाल पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा मेघाल पर्वत श्रेणी, जिसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे हम लोग, पश्चिमी, पूर्वी और मेघाल पर्वत श्रेणी। ये पश्चिमी सतपुड़ा, ये जाएगा पूर्वी सतपुड़ा, और ये हो जाएगा आपका अर्धचंद्राकार भाग है, अगर छत्तीसगढ़ में तो जाएगा मेघाल। डिवाइडेशन हो गया। अब कहानी भी हम लोग लिख लेते हैं, सारा कुछ यहीं पे लिख लेते हैं, है ना। इसका जो
एरिया है लगभग सबसे ज़्यादा है आपका मालवा का पठार 28.62%। लगभग सोन घाटी 27 की समथिंग 27.9, तो हम लोग लगभग 28% लिख लेते हैं सीधा सीधा 28% के करीब या 27% भी है, 27% के लगभग ये हो गया। और इसके बाद बुंदेलखंड का पठार 7.7%, 10.6%, ये आपका 7% बुंदेलखंड। और दूरपन्ना का पठार 10.37%। और ये जो पूरा एरिया है यहाँ की बात करेंगे तो 11%। राजपीपला पहाड़ी भी कहते हैं। और जो महादेव पर्वत श्रृंखला वो इसमें आएगी। और यहीं पर सबसे ऊंची चोटी है ध्रुवगढ़, यहाँ हम लोग ध्रुवगढ़ लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम लोग सिगार। यहाँ लिखेंगे सिद्ध बाबा। 883 मीटर। 1100 कुछ था, 1172 मीटर। अमरकंटक चोटी 1064 मीटर, यहाँ ले लेंगे अमरकंटक, यहाँ आएगा अमरकंटक 1064 मीटर। बस इतना लिखना है आपको, लिख लिया। पटवारी प्राणी कारीगरी सारी चीजें नहीं आएंगी। पुराने नोट्स है किसी के पास? देखिए, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश को मैनली 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग है कोई बताएगा? मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकान श्रेणी और पूर्वी पठार। और आप देख रहे हैं कि भाई देखो, जो मध्य उच्च प्रदेश है उसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। और यदि हम बात करें सतपुड़ा मैकान श्रेणी की, तो भाई इसमें इसको भी 3 भागों में बांटा गया है ना। पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा, और भाई जो सबसे यहाँ पड़ेगा उसको कहेंगे आप मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत जो आपके अमरकंटक है ना, अनूपपुर के आसपास है ना। और सबसे लास्ट बचता है भाई पूर्वी पठार। तो पूर्वी पठार आप किसको कहते हैं भाई? बघेलखंड के पठार। बघेलखंड के पठार को हम लोग क्या कहते थे भाई? पूर्वी पठार। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है बघेलखंड का पठार कि भाई मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी पठार कौन सा है? तो कौन सा रहेगा? बघेलखंड का पठार रहेगा, है ना। कई बार पूछा गया कि सफेद शेरों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ठीक है, तो वो कौन सा? बघेलखंड का पठार है। यहीं पे सफेद शेर पाए गए, है ना। हाँ, पन्ना के क्षेत्र की। अच्छा हाँ, देखो तो अब हम इसकी बात करते हैं। पहली चीज ये चीज समझ लो आप, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई भौतिक दृष्टि से मध्य प्रदेश को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? मैंने कई बार देखा है ना। देखो ऑप्शन देखो, 5, 7, 8 और 6। एक चीज एक, और पहले जो ऑप्शन आते थे वो कुछ इस तरीके से आते थे, 5, 9, 8, 4। बताइए भौतिक संरचना के हिसाब से मध्य प्रदेश को कितने भाग में बांटा गया? यदि पहले की बात करें आप, मतलब पहले की बात करें तो पहले 9 आंसर आता था। कब आता था 9? जब तक हमसे छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था।
है ना। मतलब 1 नंबर 2000 तक यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है भाई, तो आप आंसर मालूम क्या टिक करते? नो टिक करते। कैसे नो टिक करते? देखो ध्यान दीजिए, मध्य उत्तर प्रदेश को जो डिवाइड किया गया, इन 5 भागों में डिवाइड किया गया, तो 5 इनको हम लोगों ने अलग से लिए, इसको मध्य उत्तर प्रदेश नहीं कहेंगे हम लोग, डायरेक्ट 5 ही ले लेते। तो 5 भाग ये हो गए आपके, है ना, 5 भाग ये हो गए, 6वां भाग ये हो गया, 7वां भाग ये हो गया, ठीक है। इनका डिवाइडेशन आप अलग से मत लो, 5 ये हो गए टोटल, है ना। और देख ही रहे हैं आप, देखो कितना अलग अलग डिवाइडेशन किया गया, 5 होगा, क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 5 भाग ये हो गए, 6वां ये और 7वां ये, ठीक है ना, 7 भाग हो गए। लेकिन भाई 2000 तक छत्तीसगढ़ हमसे अलग नहीं हुआ था, तो इसका मतलब है कि महानदी का जो क्षेत्र है, क्योंकि महानदी छत्तीसगढ़ की रायपुर जिले से निकलती है, तो जो महानदी का क्षेत्र था वो भी हमें इसमें लेना पड़ेगा। तो भाई 8वां हो जाएगा, और दंडकारण्य वनमाला जो क्षेत्र था वो भी हमें लेना पड़ेगा, जो छत्तीसगढ़ का एरिया है, तो भाई 9वां हो जाएगा। तो 1 नंबर 2000 तक हम क्या टिक करते आ रहे थे? 9 को टिक करते आ रहे थे कि भाई वो वैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश को 9 भागों में बांटा गया, 9 प्राकृतिक प्रभागों में बांटा गया। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से कितने प्राकृतिक प्रभागों में आप बांट सकते हैं? तो कितने प्राकृतिक प्रभागों में बांट सकते हैं आप? 7। तो अब पहले 9 में बांट सकते थे, अब कितने में बांटेंगे? 7 में, क्योंकि ये 2 तो निकल ही गए, छत्तीसगढ़ में चले गए, इनका तो कोई लेना देना नहीं है अपन से। तो अब कितना हो जाएगा? 5 ही हो गए, और 6वां 7वां ही हो गया। तो क्या आंसर लिखेंगे आप? 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे आंसर में? 7 लिखेंगे। ध्यान रखना चीज का, क्योंकि 3 ऑप्शन में नहीं आएगा, ठीक है। वो तो मैं मान लिया आपको, देखो 5 अलग अलग ना समझा, क्योंकि आप अलग अलग 5 लिख लेते तो डायग्राम भी लंबा बन जाता। तो मैंने ये कह दिया कि भाई ये जो 5 है ये मध्य उच्च प्रदेश का हिस्सा है ना, मध्य उच्च प्रदेश वाले हिस्से, मतलब जो ऊपर उठा हुआ भाग है ना, वो हमने ले लिया। मध्य उच्च प्रदेश वाला हिस्सा मतलब पठारी भाग हो गया पूरा, ठीक है, और नर्मदा सोन घाटी वाला एरिया हो गया, ये मैंने किस में ले लिया? मध्य उच्च प्रदेश में ले लिया, ठीक है। और सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी को मैंने नर्मदा के दक्षिण वाला क्षेत्र अलग पढ़ लिया इसको, और पूर्वी पठार को मैंने अलग कर लिया। इस तरीके से मैंने मान ली 3 भागों में उसको डिवाइड किया, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब आप एक ही चीज को समझिए, देखते हैं सबसे पहले मध्य उच्च प्रदेश। डायरेक्ट यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भाई सबसे अधिक भाग मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक प्रभाग का है, तो वो मध्य उच्च प्रदेश का ही। आप देख रहे हैं कि उसमें 5 उप प्रभाग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, है ना। मतलब मेनली 3 प्रभाग हैं उसके, कौन से? मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी। तो देखो ये हो गया आपका मध्य उच्च प्रदेश, ऊपर वाले एरिया मध्य उच्च प्रदेश हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। और नीचे वाले एरिया सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी हो गई। देखो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी फैली हुई है, और ऐसे इधर फैली हुई है कौन? मैकाल पर्वत श्रेणी, इसी का हिस्सा है। और उसके बाद पूर्वी पठार, तो हमने थोड़ा सा अलग डिवाइडेशन कर लिया, क्योंकि आप देख रहे हैं पूर्वी पठार को मैंने अलग डिवाइडेशन क्यों किया है। यहाँ से नर्मदा नदी निकल रही है, कहाँ से निकल रही है? अमरकंटक। कौन से जिले से? कौन सी तहसील से? पुष्पराज, ठीक है ना। तो अमरकंटक के अनूपपुर के पुष्पराज तहसील से नर्मदा नदी निकली, ऐसे आ रही है, तो ये नर्मदा घाटी हुई पूरी। कौन सी घाटी हो गई? नर्मदा घाटी। और आप देख रहे हैं सोन नदी कहाँ से निकलती है? अरे सोन भी वहीं से निकलती है, नर्मदा, सोन और जोइला, 3 नदियां वहीं से निकलती है। तो सोन निकलती है तो वो ऐसे नहीं आती इधर, वो कैसे जाती है? ऐसे चली जाती है। तो भाई हमें इस जो घाटी उसको ऐसे पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने दोनों को एक साथ बना लिया कि नर्मदा घाटी हो गई, सोन घाटी हो गई, ठीक है। तो इसको मुझे अलग पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? तो मैं इसको क्या कह दूंगा कि ये बघेलखंड वाला एरिया, ठीक है ना। तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा भाई आपका? पूर्वी पठार कह देंगे हम इसको, क्योंकि पूर्व में स्थित है। ये आप जानते हैं कि हमेशा मैप में जो डायरेक्शन है, दिशा और दूरी पढ़ा है ना अभी आपने, पूरब लेते हैं या पश्चिम लेते हैं, उत्तर लेते हैं, और नीचे क्या लेते हैं? दक्षिण दिशा। हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे लिया जाता है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 नंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ, तो मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा हमसे अलग हुआ? तो कौन सा हिस्सा हुआ था? दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, क्योंकि यहाँ वाला हिस्सा तो दक्षिण पूर्वी हिस्सा। तो डायरेक्शन आपको क्लियर होनी चाहिए। आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में कौन सा पड़ोसी राज्य है, तो उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश है, रहेगा कि नहीं रहेगा? यहाँ राजस्थान रहेगा, यहाँ पर कौन रहेगा? महाराष्ट्र रहेगा, यहाँ गुजरात रहेगा, और यहाँ कौन रहेगा? छत्तीसगढ़। 5 राज्यों से अपनी सीमा लगती है, ठीक है ना। हाँ, उसको हम लोग अभी समझ लेंगे ना, पहले इसको समझ लो, फिर वो चीज भी हम लोग समझ लेंगे, है ना। अभी डायग्राम बनाया तो काफी कुछ समझेंगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ाते। देखो मध्य भारत का पठार, मध्य उत्तर प्रदेश को सबसे पहले डिवाइड किया गया मध्य भारत के पठार में। मध्य भारत का पठार मतलब एक ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ ऊपर वाला, और यहाँ से थोड़ा सा नीमच और मंदसौर वाला एरिया, है ना। कौन सा? नीमच प्लस थोड़ा सा मंदसौर वाला एरिया, ये किस में आता है भाई? मध्य भारत के पठार में। भारत का, क्योंकि देखो आप भारत का मैप बनाएंगे तो बिल्कुल बीचों बीच वाला एरिया पड़ जाएगा आपके, है ना। यहाँ थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप जब जगह बनाएंगे तो मध्य भारत का पठार के अंतर्गत एरिया आ जाएगा।
तो मैंने मध्य प्रदेश में ले लिया इसको, क्या मध्य भारत का पठार। जिले आपसे पूछे जाए तो भाई जिले में क्या क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, शिवपुर भिंड मुरैना तो ले सकते हैं ना, शिवपुर भिंड मुरैना यहाँ ले सकते हैं, नीमच और मंदसौर ले सकते हैं, है ना। और यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्रफल को कवर करता है मध्य भारत का पठार, तो मध्य प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल आप जानते हैं कितना है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। भारत में बढ़ गया सीधा 32,87,000, तो 3,08,000 कहेंगे 245 भी रखा रहता है पुरानी बुकों में, हाँ पुरानी बुकों में, लेकिन अब हम ऐसे लेंगे, है ना। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्या क्षेत्रफल है। यदि मैं इसका 10.6% निकालूं तो इतना हिस्सा किसको कौन कवर किए हुए, मध्य भारत का पठार। तो डायरेक्टली आपसे क्या बनेगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा मध्य भारत के पठार का लगभग कितने % हिस्सा जो है टोटल क्षेत्रफल का है मध्य प्रदेश, तो वो कितना है 10.6%। ध्यान रखना इस चीज का। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। दूसरा क्या दिया गया है आपको, मालवा का पठार। सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट पठार ये है मालवा का पठार, क्योंकि माना जाता है कि ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ पठार है, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। मालवा के पठार में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि भाई यहाँ की जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी है। और काली मिट्टी कब बनती है, ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई मिट्टी, क्योंकि देखो जहाँ ज्वालामुखी आते हैं बाद में उसका जो लावा वो जम जाता है और रिस के उसके कारण किसी मैदानी क्षेत्र में जम जाता है, और वो किस मिट्टी का निर्माण करते हैं, काली मिट्टी। तो भाई यहाँ का जो एरिया रहेगा वो कौन सी मिट्टी का एरिया रहेगा, काली मिट्टी का एरिया। अच्छा यदि आप बात करें इस क्षेत्र की मध्य भारत की पठार की, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भाई चंबल नदी के द्वारा थोड़ी सी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण भी किया है। चंबल नदी के अपने साथ, है ना, अवसाद वहां पर लाती और किनारे पर जमा कर देती, तो ये जो एरिया रहेगा वो जलोढ़ मिट्टी का एरिया आपको थोड़ा सा मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मालवा का पठार। मालवा का पठार इस मायने इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल को घेर रहा है मध्य प्रदेश का, सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर कर रहा है, मालवा का पठार। और मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार भी है, जाना पाव से थोड़ी कम ऊंची है ना, सिगार है, जाना पाव है, और भी कई ऊंची चोटियां हैं, हजारी है, ठीक है ना। तो वही 841 के समथिंग इसकी है, 700 की समथिंग उसकी हजारी की है ना, जो भी हो, लेकिन सिगार सबसे ऊंची चोटी है, इसको आप याद रखें, है ना। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सिगार की चोटी है। और यहाँ से भाई मुख्य नदी, कुछ प्रमुख नदियां भी निकलती है, जैसे आपका सिगार से निकलने वाली जो भाई जाना पाव पहाड़ी महू इंदौर से निकलने वाली नदी है चंबल नदी, निकलती कि नहीं निकलती, तो यहाँ की प्रमुख नदी है चंबल, है ना। और कौन सी है, छिप्रा नदी भी है, इसे निकलती है ना, काकरीबड़ी इंदौर से। तो भाई जाना पाव पहाड़ी महू इंदौर से निकलती है आपकी चंबल नदी, और छिप्रा नदी काकरीबड़ी पहाड़ी इंदौर से निकलती है, ठीक है ना। कौन सी हो जाएगी, छिप्रा नदी। और एक खान नदी भी है ना, जिसके किनारे इंदौर स्थित है। तो ऐसी प्रमुख नदियां हैं चंबल, छिप्रा और खान नदी। खान नदी इंदौर से निकलती है, जिसके किनारे इंदौर स्थित है, ठीक है ना। और दूसरी आपकी चंबल नदी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चंबल नदी, और उससे दूसरी इंपॉर्टेंट है आपकी छिप्रा नदी, क्योंकि भाई जो छिप्रा है उसके किनारे उज्जैन शहर बसा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है भाई, केवल एक और सबसे ऊंची चोटी और एक दो प्रमुख नदियां याद रख लो, और काली मिट्टी यहाँ की क्या है, प्रमुख मिट्टी है, तो इसको हम याद रख लेंगे। और क्या याद रखने का है, बस हो गया। अच्छा एक चीज और याद रख लेंगे, इसमें लगभग 18 जिले को कवर किया हुआ है ना, लगभग कितने जिले तो नाम याद नहीं है, मालवा का पठार बस, हाँ मालवा का पठार 14 जिलों से होकर गुजरती है ना। और कर्क रेखा केवल एक ही पठार, मालवा के पठार को बिल्कुल बराबर दो भागों में डिवाइड करती है, तो कर्क रेखा, है ना। ये सब कौन सा पठार है जो कर्क रेखा से दो भागों में डिवाइड हो जाए, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका मालवा। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें याद होगी मालवा के पठार की। चलिए आगे बढ़ते हैं, बुंदेलखंड का पठार, है ना। ये दिखाई दे रहा है ना आपको बुंदेलखंड, है ना, बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में अपना पूरा सागर संभाग ले लो आप, ठीक है ना, थोड़ा सागर संभाग ले लो, और यहाँ पर ग्वालियर का, डबरा वबरा तहसील, थोड़ा दतिया का थोड़ा सा क्षेत्र, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत आता है बुंदेलखंड की। बाकी उत्तर प्रदेश वाला एरिया तो वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ मालवा के पठार में भी थोड़ा सा सागर का कवर कर लिया जाता है, लेकिन हम लोगों ने इसको बनाया नहीं ताकि अलग रहे, है ना। तो देखो इतना जो एरिया है ये क्या बुंदेलखंड का पठार है। तो हमने उत्तर प्रदेश वाला तो छोड़ दिया क्योंकि हमें वहां तो जाना नहीं है, हमें केवल इसको लेना है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे दो इंपोर्टेंट फैक्ट है, बुंदेलखंड का पठार का जो एरिया को कवर करता है वो 7.7%, और सबसे ऊंची चोटी याद रखनी है, कौन सी है, सिद्ध बाबा की चोटी है, 1172 मीटर के आसपास, सागर जिले में ही अपनी पड़ती है सिद्ध बाबा की चोटी, जो कि कितनी है 1172 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई, बस याद रखो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिद्ध बाबा। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, ठीक है ना। हाँ सागर के
पर्टिकुलर सागर में नहीं, लेकिन सागर के एरिया में, आसपास के गांव में। क्योंकि देखो ये जो पहाड़ी है वो एक्चुअली ऐसा नहीं कि एकदम चोटी बनाई है, पहाड़ी क्षेत्र है पूरा, है ना, कहीं ऊंचाई वाले एरिया ले लिया गया होगा। ओके, तो ये होगा क्या, बुंदेलखंड का पठार, बस इतना ही याद रखना है। उसके आगे आप याद रखेंगे भाई रीवा पन्ना का पठार, है ना, याद रखेंगे, इसी में आएगा ना रीवा पन्ना का पठार। तो क्या रीवा पन्ना का पठार जो कितना एरिया घेर रहा है, लगभग 10.37%। तो ये हो जाएगा आपका क्या, रीवा पन्ना का पठार। उसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हमें याद रखेंगे, इसमें कडप्पा सेल समूह पाया जाता है। कौन सा सेल समूह पाया जाता है, कडप्पा, कहीं कहीं कडप्पा भी इसको लिखा जाता है, कडप्पा सेल। कुडप्पा सेल समूह मतलब कडप्पा युग की चट्टानें इसमें पाई जाती है। कुडप्पा चट्टानें, कौन सी चट्टानें पाई जाती है इसमें, कुडप्पा चट्टानें पाई जाती है। कुडप्पा एक्चुअली आंध्र प्रदेश का एक जिला है जहाँ पर कुडप्पा चट्टानें पाई जाती है, उस जिले के नाम के आधार पर दिया है कुडप्पा चट्टान, ठीक है ना। तो कुडप्पा सेल समूह की जो चट्टान है उसमें से हीरा निकाला जाता है, ये चीज ध्यान रखिए, क्या निकाला जाता है, हीरा। इसलिए रीवा पन्ना में आपको हीरा मिल जाता है, मतलब कुडप्पा सेल समूह तो जो मझगवा की खान है हीरा पाया जाता था। हाँ, कडप्पा की चट्टान में क्या मिलता है, हीरा, क्योंकि बहुत पुरानी की चट्टानें मानी जाती है। और आप देख रहे हैं कि भाई जो हीरा कार्बन का एक ग्रुप है, कई करोड़ों साल पहले कोई है ना पदार्थ दब गया होगा, तब जाके वो हीरे में कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है। तो आप केवल शॉर्ट में समझो कि रीवा पन्ना का जो पठार है वो किससे बना हुआ है, कडप्पा सेल समूह से पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे हीरा मिलता है। जल्दी जाना है क्या, आप लोगों को ही पढ़ना है कि रहने दें, आप देख रहे हैं कि यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी और कहाँ जाके गिर जाती है, अरब सागर, खंबाती खाड़ी, गुजरात के, है ना। और यहाँ से निकलती है कौन सी नदी, सेम उसी से भाई, अमरकंटक से ही आपकी नर्मदा नदी निकली तो वो ऐसे आ रही है, और सोन नदी निकल रही तो वो ऐसे जा रही है ना। और जोइला भी निकलती है, नर्मदा सोन जोइला 3 नदियां निकलती है अमरकंटक से, तो ऐसे जा रही तो वो डायरेक्टली कहाँ जाके समाप्त होती है, एकमात्र नदी जो डायरेक्ट गंगा में मिलती है, पटना बिहार में जाके सीधा कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है ना। तो इसका समापन ये हो गया उद्गम स्थल। हम लोग नदियां पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब खैर आप ये समझ लो कि ये सोन नदी होगी, है ना, और ये होगी क्या, नर्मदा नदी। कई बांध बनाए गए नर्मदा नदी पर, क्योंकि टाइम नहीं है तो उसको छोड़ते हैं अपन, है ना। सोन पे भी बनाए गए, हाँ, लेकिन एक इम्पोर्टेंट है सरदार सरोवर बांध जो गुजरात की भरूच जिले में है, उसको याद रखो आप। और यहाँ पर है बाण सागर बांध जो कि यहाँ पर आता है, बाण सागर जल विद्युत परियोजना, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो हो गया नर्मदा सोन घाटी जो लगभग कितना एरिया कवर की होगी, 27% एरिया कवर की होगी, हो गया ना मध्य उच्च प्रदेश पूरा, हो गया मध्य उच्च प्रदेश। अब आते हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी यहाँ से फैली हुई इस तरह, देखो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है यहाँ तक, ठीक है। और इसी का एरिया है, हाँ, विंध्याचल पर्वत श्रेणी ऐसे है, इधर ऐसे फैली विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है ना, ऐसे ऊपर साइड पर विंध्याचल पर्वत। तो फिर वो उसी नहीं में ले ली, नहीं, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आपकी नीचे वाला एरिया है। नहीं सर, नहीं, भौतिक प्रदेश में फिर मालवा पठार और बुंदेलखंड पठार में ले ली थी। नहीं, उसको अपन अलग से पढ़ लेंगे, उसको इसके साथ ही लेंगे, क्योंकि पठार और वही श्रेणी में डिफरेंस है, पर्वत श्रेणी। देखो यदि आप एक समतल एरिया लेना तो उसको क्या कहते हैं, आप मैदान कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैदान। यदि जमीन से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ हिस्सा ले लें, है ना, थोड़ा ऊंचा उठा है, थोड़ा सा समतल में, उसको हम क्या कहेंगे, पठार कहेंगे। और ऐसे आपको पहाड़ी टाइप से मिल जाए इसको क्या कहेंगे, पर्वत श्रृंखला कहेंगे या पहाड़ी क्षेत्र कहेंगे, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर मिला देंगे तो पठार के साथ पहाड़ी भी मिल जाएगी, पर इसलिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी को हम अलग पढ़ लेंगे, कैमूर भांडे पहाड़ी उसको हम लोग अलग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अभी तो क्या रखना पड़ता है, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला जो कि यहाँ रही भाई, तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा और मैकाल पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ पर पश्चिमी सतपुड़ा का जो दूसरा नाम है राजपीपला की पहाड़ी भी है ना, तो हम पश्चिमी सतपुड़ा को क्या कह सकते हैं, राजपीपला की पहाड़ी भी कह सकते हैं, जो यहाँ महाराष्ट्र से लेके कहाँ तक फैली हुई है भाई, आपके यहाँ बुरहानपुर की दर्रे तक, मतलब कहेंगे भाई बुरहानपुर, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ का जो आगे वाला एरिया है जो भाई होशंगाबाद की यहाँ तक है महादेव पर्वत श्रृंखला का, ये भाई पूर्वी सतपुड़ा का क्षेत्र है। और पूर्वी सतपुड़ा में क्या स्थित है आपका, सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की धूपगढ़, 1350 मीटर, क्लियर याद रखना, 1350 है ना। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है क्या, धूपगढ़, जो कि पचमढ़ी के महादेव पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, महादेव पर्वत का क्या हिस्सा है वो, और धूपगढ़ है सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई कितनी, 1350 मीटर। कहाँ आता है, होशंगाबाद, कहाँ पे आता है, होशंगाबाद में आता है, इतना ध्यान रखना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वही आप जानते हैं पचमढ़ी, हमारे यहाँ का वही हिल स्टेशन है पचमढ़ी, है कि नहीं, है ना, हिल स्टेशन पचमढ़ी, तो यहाँ पहुंच गए आप। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो भाई सतपुड़ा का जब
और भी पूर्वी हिस्सा यदि हमने तो उसको मैकाल पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। ये कौन सी श्रृंखला? मैकाल पर्वत श्रृंखला। खैर इसका ज्यादातर हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया है मैकाल पर्वत श्रृंखला का, तो इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, हम केवल इसको पढ़ेंगे। ये देखो अपने पास कितना टुकड़ा बचा है, ऐसे फैली हुई श्रेणी, अर्ध चंद्रमा, आधे चंद्रमा जैसी लगती है श्रेणी, मतलब ऊपर से टॉप व्यू लेंगे आप तो वो आधे चंद्रमा जैसा दिखाई देगा। तो भाई मध्य प्रदेश की कौन सी श्रृंखला अर्धचंद्राकार? तो वो है मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अर्धचंद्राकार भाग। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, है ना। और आप जानते हैं अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, नर्मदा, सोन, जोगिया, और इसकी ऊंचाई 1064 मीटर। ठीक है, तो मेनली आपको याद ही रखना है कि देखो मालवा के पठार में सबसे ऊंची चोटी याद रख लें, बुंदेलखंड के पठार में रख लें, नर्मदा सोन घाटी का थोड़ा सा एरिया लिख लें, भाई याद रख लें कितना है, और इसका डाइवर्जेशन कर लें। ठीक है, और सबसे लास्ट बचा हुआ बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड का पठार सबसे पूर्वी पठार है, पूर्वी पठार को बघेलखंड का पठार कहा जाता है, और 7% एरिया घेरता है और ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर कोई भी ऊंची पहाड़ी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें नहीं दिया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब भाई यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इतना सारा हमने पढ़ लिया तो कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही। चलिए इतना ही।